मित्रों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, गंगा कावेरी व्याख्यान माला जो है श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश और पॉम्पई कॉलेज आइकड़ा मंगलुरु कर्नाटक और उसके साथ कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय कॉलेज प्राध्यापक हिंदी प्राध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित है। आज 97वां व्याख्यान है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ जो आज के जो मुख्य वक्ता जो है प्रोफेसर पुष्पिता अवस्थी मैडम, मैं पहले पहले उनका स्वागत करता हूं। मैडम, आपका स्वागत है इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला के जो आभासीय पटल पर आपका स्वागत है मैडम। और इसके साथ हमारे इस व्याख्यान माला में जैसे कि हिंदी अध्यापक बंधु, शोधार्थी मित्र और हिंदी प्रेमी, इस तरह सभी लोग उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, दक्षिण और पूरब से लेकर के पश्चिम तक लोग जुड़ते रहते हैं। और इसी कारण जो यह व्याख्यान की श्रृंखला लगातार जो गतिमान है, इस वजह से मैं आपको भी स्वागत करता हूं, आपको भी धन्यवाद देता हूं। जितने भी साथी हमारे इस व्याख्यान माला में जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत करता हूं। और इसके साथ यह व्याख्यान माला में सहयोग दे रहे हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के प्राचार्य और पॉम्पई कॉलेज आइकड़ा यहाँ के प्राचार्य, और उसके साथ श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के जो हिंदी विभाग के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र, जो इनको मैं पहले बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये इस एपिसोड से हमारे साथ ये जो प्रोफेसर बन गए हैं, प्रोफेसर की नियुक्ति आ गई है, तो इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। इसके साथ हमारे मित्र जयशंकर तिवारी जी भी जो प्रोफेसर बने हुए हैं, इनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज का व्याख्यान का विषय है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वैश्विक परिदृश्य। क्योंकि हिंदी हम हिंदी हिंदी बोलते रहेंगे, भारत में बैठ करके बोलने पर बाहर के लोगों को हिंदी के बारे में या हिंदी साहित्य के बारे में, हिंदी भाषा में जिस तरह की गतिविधियां हो रही है, उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए। तो आज इसी विषय पर, हिंदी भाषा एवं भारत साहित्य का वैश्विक परिदृश्य, इस विषय पर अपना वक्तव्य देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है प्रोफेसर पुष्पिता अवस्थी मैडम, जो अध्यक्ष हैं हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं, अभी फिलहाल नीदरलैंड में रहती हैं और इसके साथ बहुत सी गतिविधियों में यह सक्रिय रूप से भाग लेती रहती हैं। भाग लेना नहीं, ये बहुत सी गतिविधियां जो इनके द्वारा होती हैं और अलग अलग जो चाहे फाउंडेशन के हो या संस्थाओं के हो, ये मुखिया के रूप में अभी गतिमान, मतलब अभी वो जो कार्यरत हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। इसके साथ आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर पुष्पिता अवस्थी मैडम का परिचय देने के लिए मैं मेरे मित्र जयशंकर तिवारी जी का स्वागत करता हूं। तिवारी जी, ओवर टू यू। जी धन्यवाद मित्र डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी। सबसे पहले मैं गंगा कावेरी व्याख्यान श्रृंखला की आज की जो व्याख्याता है आदरणीय प्रोफेसर पुष्पिता अवस्थी महोदया को प्रणाम करता हूं और इस पटल पर हृदय से स्वागत करता हूं आपका, कि आपने अपना मूल्यवान समय निकाला है और हिंदी भाषा एवं साहित्य के वैश्विक परिदृश्य पर वक्तव्य देने के लिए आप हमसे संबद्ध हुई हैं, जुड़ी हैं। हिंदी दुनिया में जो लोग सक्रिय हैं और जो हिंदी आलोचना में, लेखन में, चाहे वो सृजनात्मक हो चाहे आलोचनात्मक हो, जो उससे रुचि रखते हैं, वो मैडम पुष्पिता अवस्थी मैडम को जानते हैं, वो सुपरिचित नाम है। आप एक कवयित्री के रूप में, लेखिका के रूप में, आलोचक के रूप में, निबंधकार के रूप में, शिक्षाविद के रूप में आपकी ख्याति है। नीदरलैंड में आप रहती हैं, निवासी आप कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में 14 जनवरी 1960 को आपका जन्म हुआ। फिलहाल आप यूरोपियन यूनियन नीदरलैंड्स में निवास कर रही हैं, वहाँ की नेशनलिटी है आपकी। आप एक राइटर के रूप में, लेखक, स्कॉलर के रूप में और हिंदी भाषा साहित्य और वैश्विक सार्वभौमिक संस्कृति के व्याख्याता के रूप में सर्वमान्य है। हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन नीदरलैंड्स की आप निदेशक हैं।
इसी तरह से आचार्य कुल जो वर्धा का है उसकी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत है उसकी आप अंतर्राष्ट्रीय संयोजक हैं। विश्व शांति के लिए जो ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में आप महत्वपूर्ण सेवाएं दे रही हैं। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे इंडिया से, यूनेस्को चैन फॉर ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, पीस एंड टॉलरेंस। इसी तरह से इंटरनेशनल नॉन वायलेंस एंड पीस एकेडमी सेवाग्राम वर्धा की आप प्रेसिडेंट हैं। इतना विस्तृत परिचय है मैडम का, मैं सार संक्षेप में जितना बता पाऊंगा मैं बताने का प्रयत्न करता हूं। बाकी मैं आपको ग्रुप पर जो लोग जुड़े हुए हैं मैं उनको मैडम का जो लंबा कार्यवृत्त है वो मैं साझा कर दूंगा। इसी तरह से आपने शोध के क्षेत्र में, सर्जना के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य आपके द्वारा किए गए हैं। आधारभूत रूप से अगर आपके कार्य को देखा जाए तो आपने सृजन के क्षेत्र में, आलोचना के क्षेत्र में और चिंतन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। साहित्य के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में जो आपका कार्य है, आधुनिक हिंदी आलोचना के 100 वर्ष, इसमें हिंदी आलोचना के 100 सालों का जो मूल्यांकन आपके द्वारा हुआ है। इसी तरह से प्रवासी भारतवंशी संस्कृति, इंडियन डायस्पोरा कल्चर, ये आपका जो है सर्वश्रेष्ठ उल्लेखनीय कार्य है। आपके कार्य को संज्ञान में लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको कई अवार्ड मिले हैं। शमशेर सम्मान आपको प्रदान किया गया है और पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा आपको पद्म भूषण मोटूरी सत्यनारायण अवार्ड भी प्रदान किया गया है। इसी तरह से आपको कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं जिनकी बहुत लंबी सूची है हमारे सामने। मैं चाहता हूं कि ये सूची आपको ना गिना करके सीधे मैं आपके से मैडम को रूबरू कराऊं, अभिमुख कराऊं, तो मैं अत्यंत विनय भाव से अभिवादन करते हुए एक ऐसी विदुषी लेखिका मैडम पुष्पिता अवस्थी जी को हिंदी भाषा एवं साहित्य के वैश्विक परिदृश्य पर मैं आमंत्रित करता हूं। परिचय मैंने कुछ दिया नहीं है, उनका बहुत विस्तृत कार्य क्षेत्र है। मैं क्षमा चाहते हुए और आपके और उनके बीच में बाधा न बनते हुए मैं माइक अपने मित्र डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी को अंतरित करता हूं, जिससे महत्वपूर्ण बातें हम सुन सकें और उनका परिचय तो हम आपको साझा कर देंगे जो लिखित रूप में हमारे पास उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी। धन्यवाद तिवारी जी। मैडम का परिचय देना बहुत ही विस्तृत जानकारी वाला परिचय है। जैसे कि मैडम का जो अलग अलग क्षेत्र में वह सक्रिय जो रहती है, साहित्य के क्षेत्र में हो या संगठन के क्षेत्र में हो, आलोचना के क्षेत्र में हो, तो इस तरह यह अलग अलग क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। तो इनका व्यापक परिचय जो है तो उसको संक्षिप्त रूप से आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इनकी जो रचना संसार जो है देखी जाए, जो पुस्तकों का जो इनका प्रकाशन जो है उस दृष्टि से देखा जाए तो केती कोती इनका जो एक पुस्तक है, और सूरी नाम का सृजनात्मक साहित्य, और एक इनका जो रचना है, इनकी जो पुस्तिका जो है तुम हो मुझमें, इनका जो और एक पुस्तक है, और उसके साथ भारतवंशी भाषा एवं संस्कृति, इनका और एक जो सृजन कार्य है, और सूरीनाम हिंदी परिषद का इतिहास, आधुनिक हिंदी काव्यालोचना के 100 वर्ष, और हृदय की हथेली, ये सभी इनका सृजन जो कार्य है इनके द्वारा संपन्न हुआ है। और उसके साथ आप सभी जानते हैं जिसके सुपरिचित हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सुपरिचित नाम है, और अलग अलग क्षेत्र में इनका कार्य है, एक संगठक के रूप में और एक आलोचक के रूप में, नाटककार के रूप में, और सभी क्षेत्र में इनका जो कार्य है। तो आप सभी इनका जो परिचय से आपको जानकारी प्राप्त है। बता नहीं पाया, छिन्नमूल उपन्यास आपका बड़ा चर्चित उपन्यास है।
तो बहुत काम है आपका। जी मैं जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो इस प्रकार इनका साहित्यिक सृजन कार्य हुआ है, आप सभी जानते हैं। तो आज का जो इनका विषय जो है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वैश्विक परिदृश्य, इस विषय पर मैडम अपना क्या है विचार हमारे सामने व्यक्त करेंगी। मैडम, और समय ज्यादा समय व्यर्थ किए बिना मैं आपका स्वागत करता हूं। मैडम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत गंगा कावेरी के रस में मजे से आप सभी स्वजन मित्रों को मेरा अभिवादन है, नमस्कार है। और सचमुच में इस व्याख्यान माला का जो शीर्षक है उसमें जिस तरह से भारतीयता ध्वनित होती है और भारत समाहित दिखता है, मैं इसके प्रति आभारी हूं आप सब चयन मंडली की जिन्होंने ये शीर्षक रखा। और आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं और अभिनंदन करती हूं कि ये 96 व्याख्यान माला बहुत सफलतापूर्वक आप लोग आयोजित कर सके और इसकी बहुत चर्चा हुई। ये एक चर्चित पिछले दिनों जो ऑनलाइन संगोष्ठियां हुई, उस ऑनलाइन संगोष्ठी में गंगा कावेरी व्याख्यान माला को बहुत ही उच्च स्तर की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। इसके लिए मैं जयशंकर तिवारी जी की भी बहुत आभारी हूं और मंजुनाथ जी की कि इन लोगों ने मिलकर के इस अभियान को जारी रखा। और कल जब हमारे पांव थोड़े से शिथिल हो रहे थे ये चिकित्सकों की वजह से, परसों देखिए मैं इसलिए हर्षित हूं कि परसों मैं भारत के लिए निकल रही हूँ, तो मैं इस तिथि को बदल नहीं सकती थी। तो आज के दिन जो है वो देर से मेरा अपॉइंटमेंट चिकित्सकों ने इसको परिवर्तित किया, इस वजह से समय से पहले ये हो रहा है। इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ आप सभी सुहृद मित्रों से कि पूरी उदारता पूर्वक मेरी इस विवशता को स्वीकार किया। और मैंने संदेश भी मंजुनाथ जी को दिया कि विवशताओं में जो विघ्न आते हैं उसमें जब मित्र सहयोगी होते हैं तो उन मित्रों की वास्तविक रूप से पहचान होती है। और ये हमने अनुभव किया आप सब लोगों के बीच में। तो मैं शैलेंद्र नाथ मिश्र जी की आभारी हूँ जो लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हैं, और इसके साथ साथ डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी जिन्होंने मेरा परिचय भी दिया और इतने ढंग से दिया जिसे कहा जाए कि जो मूल है मेरे परिचय का, मूल सूत्र है। जैसे हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक जेनेटिक कोड होता है, उसी जेनेटिक कोड की तरह जो है हर रचनाकार का भी एक जेनेटिक कोड बन जाता है। और वो मेरा जेनेटिक कोड जो बना है वो भारतवंशी भाषा एवं संस्कृति पुस्तक छिन्नमूल और कविता संग्रहों में तुम हो मुझ में, जिसका मंजुनाथ जी ने उल्लेख किया, और हृदय की हथेली जिसका बांग्ला भाषा में भी अनुवाद हुआ। तो कविताओं का अनुवाद देश और विदेश की कई भाषाओं में हुआ है, और कहानियों का अनुवाद डच, अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं में हुआ। छिन्नमूल उपन्यास उर्दू में भी प्रकाशित हो चुका है, अंग्रेजी में प्रकाशित, कई भाषाओं में ये है। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वैश्विक परिदृश्य। ये विषय मंजुनाथ जी द्वारा प्रस्तावित है और ये विषय अपने आप में पूरी वैश्विकता को समेटे हुए है। ये सिर्फ व्याख्यान का विषय नहीं बल्कि इस दृष्टि से पुस्तक भी तैयार होनी चाहिए और आलेखों को आमंत्रित करके एक पुस्तक बननी चाहिए, और कोई व्यक्ति स्वयं अध्ययन के दौरान भी लिख सकता है। सवाल यह है कि हिंदी भाषा का जो परिदृश्य है वो भी अब वैश्विक हो गया है। हिंदी भाषा अब भारत की सीमा से बाहर निकल चुकी है, और आज से नहीं, ये जब 1900 जब अपने किसान और मजदूर 1834 से 1916 के बीच में डच, फ्रेंच और ब्रिटिश, इन 3 कॉलोनाइजर्स के द्वारा उनका सौदा हुआ और वो विश्व के अनेक देश द्वीपों में ले जाए गए, फेंके गए, उलीचे गए,
और इन अधिकांश देश द्वीपों का हमने अध्ययन करते हुए, वहां जाते हुए उनकी पीढ़ियों को देखा। कई जगहों पर तो इनके आर्काइव्स बने हुए हैं, जैसे कि मॉरिशस में और सूरीनाम में बना है, जहाँ की देखा जा सकता है कि 1834 से 1916 के बीच में जो मॉरिशस आए वो किन जगहों से आए और उन्होंने क्या संघर्ष किया। इस इतिहास को बताना और समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बगैर हम हिंदी भाषा की वैश्विकता को नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि वो अपने साथ अपनी मन की गठरी में वो लोकगीत लेके गए थे, अपनी मन की गठरी में वो हनुमान चालीसा, तुलसीदास की चौपाइयां और दोहे, कबीर दास के दोहे, माने हमारी जो ग्रामीण संस्कृति में बसा हुआ जो संत साहित्य है, जो उनकी मन और मानस की गठरी में उनके साथ था। और जब विदेश में डच, ब्रिटिश और फ्रेंच कॉलोनाइजर के द्वारा उनको दास प्रथा के अंतर्गत दासों की तरह उनसे मजदूरी का काम लिया जाता था, उस समय संतों की यही पंक्तियां उनकी शक्ति बनी और उनकी अपनी भाषा हिंदी भाषा ही रही। और वो भाषा हिंदी भाषा परिवार की बोलियां हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से गए, बिहार से गए, छत्तीसगढ़ से गए, हरियाणा से गए, पंजाब से गए, बुंदेलखंड से गए। मैंने कहा जाए गंगा और कावेरी के बीच का जो परिक्षेत्र है, उस परिक्षेत्र से हमारे किसान और मजदूर देश विदेश में ले जाए गए, अपनी इस ग्रामीण संस्कृति के साथ, अपने इस ग्रामीण साहित्य बोध के साथ, अपनी भारतीयता की ग्रामीण नैतिकता के साथ वो विदेशों में रहे और उन्होंने उस शासन और शोषण को बर्दाश्त करते हुए 4 पीढ़ियों ने अपने आप को स्थापित किया और आज वो उच्च पदों पर हैं। कोई गवर्नर है, चिकित्सक हैं, शिक्षक हैं और महत्वपूर्ण राजनयिक पदों पर वो कार्यरत हैं। ये उनकी संघर्ष की क्षमता है। तो एक तो महत्वपूर्ण बात ये भी भारतीय लोगों को सोचना चाहिए, सत्ता के लोगों को और बौद्धिक लोगों को, कि किसान और मजदूरों को अगर मौका मिले तो वो उच्च पदस्थ होके वैज्ञानिक, शासक और शिक्षक सभी तरह के पदों को वो सुशोभित कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, वो दूसरे देश में रहकर दूसरे देश के विकास में सहायक हो सकते हैं। तो जब 1834 से 1916 में गए हुए इन किसान और मजदूरों ने दूसरे देशों में, दूसरे देशों के झंडे तले, संविधान तले अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा के बीजड़ को बचाए रखा, जिससे कि धान बनता है और इसके साथ साथ दूसरी संस्कृति में रह सके, तो यह हमारी हिंदी भाषा की ताकत है। हिंदी भाषा परिवार की बोलियों की ताकत है। बोलियों की ताकत से ही हिंदी भाषा वैश्विक बनी हुई है। इसलिए हम लोगों को भारतवर्ष में जब हिंदी भाषा की बोलियां का लोग प्रयोग करते हैं तो उन्हें ग्रामीण समझकर या गंवार समझकर उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज जिस हिंदी भाषा को हम बोल रहे हैं उसका मूल उत्स और उसकी मूल ताकत हिंदी भाषा परिवार की बोलियां ही हैं। और इसको जब मैक्स मुलर गैरिसन जब ब्रिटिश शासन था तो गैरिसन को जब मौका मिला तो उन्होंने उत्तर भारत की बोलियों का सर्वे करते हुए अध्ययन किया और ये हिंदी भाषा परिवार की बोलियों को उन्होंने व्यवस्थित किया। इसके बाद में सुनीति कुमार चटर्जी ने इस पर काम किया, फिर धीरेन्द्र वर्मा जी ने काम किया, फिर ये परंपरा चल निकली। लेकिन अभी ये शिथिल है और उस शिथिलता में जो सबसे बड़ी उपेक्षा हो रही है कि भारत में जो हिंदी भाषा परिवार की बोलियां हैं अब उनकी जड़ें विश्व में फैल चुकी हैं। अब उनकी जड़ों सहित उनकी शाखाएं विश्व में फैल चुकी हैं। इसलिए अब हिंदी भाषा परिवार की बोलियों के विस्तार को हमें विदेश में जो हिंदी भाषा की बोलियां विकसित हो रही हैं, जिसमें उन देशों के विदेशी शब्दों का भी प्रयोग है, उसको भी हमें समझना चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि मॉरिशस में जो हिंदी बोली जाती है, इस मॉरिशस की हिंदी का अलग अध्ययन होना चाहिए। फिजी में जो हिंदी बोली जाती है उस हिंदी का अलग भाषा वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। और सूरीनाम में जो हिंदी बोली जाती है, जिसे सरनामी कहा जाता है, उसका अलग से अध्ययन होना चाहिए। और इस तरह से एक अध्ययन की बड़ी
परंपरा जो है भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की, वर्तमान समय में भारतवर्ष में इतने विश्वविद्यालय हैं, लेकिन उन विश्वविद्यालयों में भाषा का जो हिंदी भाषा का जो वैश्विक स्तर पर भाषा वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए, उसकी उपेक्षा हो रही है, जिस ओर ध्यान देना चाहिए। और इस मैं विशेष अनुरोध शोधार्थियों से भी करूंगी कि उन्हें इसमें रुचि लेनी चाहिए, जिससे कि उन्हें विदेश में विकसित हो रही हिंदी भाषा परिवार की बोलियों को अध्ययन करने पर उन्हें भारत से बाहर निकलने के अवसर प्राप्त होंगे और भारतीय संस्कृति की ताकत को वो खुद विदेशों से बाहर निकल के देख सकेंगे। आज मैं नीदरलैंड में हूं, लेकिन मैं भारतीय संस्कृति की शक्ति के बदौलत हूँ, हिंदी भाषा की ताकत के बदौलत हूँ, और ये जो ताकत है ये किसान मजदूरों की पीढ़ियों ने स्थापित किया हुआ है। उनके द्वारा जो हिंदी भाषा विकसित की गई, मैंने बताया कि हर देश में इसके कुछ अलग स्वरूप हैं, लेकिन मूल रूप से उसमें हिंदी भाषा परिवार की बोलियों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके आधार पर वो विकसित हुई। इसके साथ साथ हिंदी भाषा की जो वैश्विकता है, दूसरे वो लोग हैं, हम जैसे लोग, जो कि भारत में जन्म लेते हैं, भारत में उनकी शिक्षा होती है, लेकिन वो भारत से बाहर उनका जीवन पल्लवित होता है, वो वहां अपनी जीविका के लिए जाते हैं या कई कारणों से विदेश पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद वो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में सक्रिय होते हैं। इनके पास जो प्रवासी भारतीय हैं, उन प्रवासी भारतीयों के पास जो हिंदी भाषा है, वो हिंदी भाषा का स्तर वही है जो भारतवर्ष में हिंदी की साहित्यिक भाषा का है, जो भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली हिंदी भाषा का है। तो इस रूप में देखा जाए कि बहुत ही दोफाक रूप से स्पष्ट होता है कि भारतवंशियों के द्वारा 1834 से 1916 के बीच में गए हुए किसान मजदूरों की 4 पीढ़ियों के द्वारा जिस हिंदी भाषा का विकास हुआ, वो हिंदी भाषा बोलियों से विकसित हुई भाषा है। लेकिन भारतवर्ष से गए हुए प्रवासी भारतीयों के द्वारा जिस हिंदी भाषा का विस्तार और विकास हुआ और हिंदी भाषा को वैश्विकता प्राप्त हुई, वो समृद्ध हिंदी भाषा है, जो हिंदी भाषा मानक हिंदी भाषा है, जो विश्वविद्यालयों में, विश्व के विश्वविद्यालयों में जहां भी हिंदी पढ़ाई जाती है, वहां उसे पढ़ाया जाता है। इस तरह से हिंदी भाषा की वैश्विकता का ये परिणाम हुआ है कि आज संपूर्ण विश्व में हिंदी भाषा को चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में दर्जा न मिला हो, उसके अपने कारण हैं। उसके अपने कारण ये हैं कि जब तक यूरोपीय देश इसमें अपनी सहमति नहीं प्रदान करेंगे, तब तक वो संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं बन पाएगी। और इसलिए बहुत जरूरी है कि यूरोपीय देशों में, अभी तक आश्चर्य होगा 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके, 12वां होने को है, लेकिन इसमें से अधिकांश हिंदी सम्मेलन या तो भारत में हुए हैं या भारतवंशी बहुल देशों में हुए हैं। मॉरिशस में हुए हैं, सूरीनाम में हुए हैं, ट्रिनिडाद में हुए हैं, और साउथ अफ्रीका में हुए हैं। लेकिन विश्व हिंदी सम्मेलन यूरोप में इसलिए होना चाहिए कि यूरोप में जो 27-28 यूरोपीय देश हैं और उनकी जो यूरोपीय भाषाएं हैं, स्पेनिश है, फ्रेंच है, जापानी, और जापानीज नहीं, फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन है, और नॉर्वे की अलग भाषा है, स्वीडन की अलग भाषा है। तो इन देशों में जब हम लोग काम करते हैं हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, तो हमें पहले उस देश की भाषा सीखनी पड़ती है। और इसको भी समझना अनिवार्य है कि जो अंग्रेजी बहुल देश हैं, जैसे कि इंग्लैंड है, अमेरिका है, कनाडा है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इन देशों की भाषा में अंग्रेजी का प्रयोग होता है। इसलिए अंग्रेजी बहुल देश होने के कारण उन देशों में हिंदी के प्रचार प्रसार में सुविधा होती है, क्योंकि भारतवर्ष का हर हिंदी भाषी व्यक्ति अंग्रेजी जानता है, उसे बचपन से अंग्रेजी और हिंदी दोनों साथ साथ पढ़ाई जाती है। ये बात दूसरी है कि परिवार और समाज के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाने के लिए उसे ज्यादा उत्साहित किया जाता है बनिस्बत हिंदी भाषा सिखाने के, लेकिन वो अंग्रेजी जानता है। इसलिए अंग्रेजी बहुल देशों में जो हिंदी का विकास है वो
ज्यादा आसान है करना, पर यूरोपीय देशों में जहाँ की मूल भाषा दूसरी है, जब उन्हें हम हिंदी भाषा सिखाते हैं तो जरूरी होता है कि पहले हम उनकी भाषा जानें। लेकिन ये जानकर आश्चर्य होगा कि नीदरलैंड देश यूरोप का सबसे बड़ा भारतीय डायस्पोरा देश है, और जर्मन एक ऐसा देश है जहाँ की जर्मन मूल के लोगों ने सबसे अधिक हिंदी भाषा सीखी है, गोरे लोगों ने हिंदी भाषा सीखी है। और जब फ्रैंकफर्ट में विश्व पुस्तक मेला होता है तो 2006 में हिंदी भाषा को उनकी मूल भाषा माने वो हर एक पुस्तक का जब उनका आयोजन प्रदर्शनी होती है, विश्व पुस्तक प्रदर्शनी, तो उसमें वो हर वर्ष एक भाषा सुनिश्चित करते हैं। तो 2006 में हिंदी सुनिश्चित की थी तो आशा पूर्णा जी और बहुत हिंदी साहित्य का पूरा साहित्य अकेडमी और नेशनल बुक ट्रस्ट वगैरह के नेतृत्व में इसका आयोजन हुआ और बहुत से लोग आए। तो वहां पर देखा गया कि करीब 400 से अधिक गोरे थे, माने गोरे में इसलिए क्योंकि जर्मन थे जो कि हिंदी भाषा बोल रहे थे और उन्होंने हिंदी भाषा सीख रखी थी। तो अब आप देखिए कि हिंदी भाषा का विकास विश्व में भारतवंशी, मैं सबसे पहले भारतवंशियों को इसलिए रखती हूँ कि इन्होंने ही इसकी शुरुआत की और वही इसको जड़ों से पकड़े हुए हैं और वही इसे जड़ों से बनाए हुए हैं। क्यों और किस लिए, इसको हम अभी अगले उसमें अपनी बात कहेंगे। दूसरे प्रवासी भारतीय हैं, ये दोनों मिलकर के विदेशियों को हिंदी सिखाने में लगे हुए हैं। इस तरह तीसरा जो तबका है वो है जो गोरे लोग हैं, जो हिंदी भाषा सीखने की दिशा में तत्पर हैं और संलग्न है। ये एक महत्वपूर्ण ये है, और इस तरह से पूरा विश्व हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार को समझने के लिए ये आवश्यक है कि दो भागों में विभाजित है। भारतवंशी बहुल देश, जिसमें कि भारतवंशियों की, किसान मजदूरों की आबादी अधिक है, इसलिए वो भारतवंशी बहुल देश हैं और द्वीप हैं। अंग्रेजी बहुल देश, जिसको इससे पहले मैंने बताया, वो अंग्रेजी बहुल देशों में हिंदी का प्रचार प्रसार है। और तीसरा पूरे विश्व में, जैसे आप जापान में देखें और चाइना में देखिए, वहां इतने हिंदी के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है और हिंदी सीखने का प्रचलन बढ़ रहा है कि आप हिंदी भाषा सीखने के लिए चाइना और जापान से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय वर्धा विश्वविद्यालय में, जहां प्रवासी विभाग में मैं आमंत्रित अतिथि के रूप में कई माह रही, पढ़ाया, वहां चाइनीज विद्यार्थी सबसे अधिक हिंदी भाषा सीखने के लिए आते हैं। उसी तरह से आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देखिए, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आप देखिए। तो ये एक कहा जाए हिंदी भाषा के विकास की वैश्विकता बढ़ती जा रही है। हमारे जो विद्यार्थी, जो शोधार्थी श्रोता हैं और जो हमारे हिंदी के अध्यापक मित्र हैं, गंगा कावेरी रस से पगे हुए, उस जल से सिक्त, उनको ये बहुत आत्मबल विकसित होगा कि हिंदी अब का जो वितान है, हिंदी की जो वैश्विकता है, वो सिर्फ एक ऐसी ताकत के रूप में विकसित हो रही है जो कि भारत की भी शक्ति बन रही है। अब हिंदी भाषा विश्व की शक्ति बन रही है, विश्व के भारतवंशियों, प्रवासी भारतीयों की ताकत बन रही है। लेकिन विशेष रूप से तब होगी जिस तरह से हिंदी भाषा में नौकरियां भारत में मिल रही हैं। हिंदी अधिकारी हैं तो पीआर की नौकरी है, तो हिंदी के अध्यापक हैं तो हिंदी के प्रोफेसर्स हैं, हिंदी में जो नाटक होते हैं, हिंदी में फिल्में बन रही हैं, हिंदी में सोशल मीडिया है। इसी तरह की स्थितियां धीरे धीरे विश्व के दूसरे देशों में भी विकसित हो रही हैं, और ये विकसित होना ही ये बताता है कि किस तरह से हिंदी भाषा को वैश्विक वितान प्राप्त हो रहा है। अब हम इसके दूसरे खंड साहित्य पर आएंगे, क्योंकि जब तक भाषा की विशदता और व्यापकता की जानकारी नहीं हो जाएगी, तब तक साहित्य के वर्चस्व को और साहित्य की प्रभुता को आत्मसात करना दुर्लभ है और कठिन है, जो साध्य है। भारत में जो साहित्य लिखा जा रहा है हिंदी भाषा का, अद्भुत है, विलक्षण है। संघर्ष, संवेदना और विचारों में पगा हुआ हिंदी साहित्य भारतवर्ष में लिखा जा रहा है, लेकिन दूसरी भाषाओं के अनुवाद के अभाव में उसे वैश्विकता नहीं मिल पा रही है।
इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि भारत से बाहर भारतवंशियों के द्वारा जो हिंदी साहित्य लिखा जा रहा है वो मूलतः दो तरह की संवेदनाओं से है कि अभी भी 4 पीढ़ियों के बावजूद भारत को छोड़ने की पीड़ा उनके हृदय से गई नहीं है। वो दुख उनकी आत्मा में बसा हुआ है और यही कारण है कि वो अभी भी रिस रहा है और वो लिख रहे हैं लगातार। वो पीड़ा अपने अपने बुजुर्ग पुरखों के संघर्ष की पीड़ा, भारत भूमि को छोड़ने की पीड़ा और अपने संघर्ष की आत्मा, इसमें उनका साहित्य रसापगा बना हुआ है भारतवंशियों के द्वारा जो लिखा जा रहा है। और दूसरा साहित्य वो लिख रहे हैं भारतवंशियों के द्वारा, दूसरे उस तरह का साहित्य लिखा जा रहा है क्योंकि अभी भी उनकी आत्मा ने भारतीय संस्कृति को पकड़ के रखा हुआ है। उनकी चित्त और चेतना में भारतीय संस्कृति का ही शंखनाद होता रहता है। मंदिरों में उस तरह से घंटे नहीं बजते हैं, लेकिन मन में लोगों के भारतीय संस्कृति के घंटे आप सुनाई महसूस कर सकेंगे। वो जब हिंदी भाषा बोलते हैं तो उनमें भारतीय संस्कृति की घंटियां सुनाई देती हैं, उसमें भारतीय संस्कृति का आह्लाद सुनाई देता है, उसमें भारतीय संस्कृति का आनंद सुनाई देता है। तो उनकी रचनाएं और उनके द्वारा हिंदी को सीखना, हिंदी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए वो हिंदी, ये महत्वपूर्ण बात है। उसको इसी तरह से महत्वपूर्ण ढंग से समझना चाहिए कि भारत से बाहर हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति का विकास भारतीय संस्कृति में जीने के लिए हो रहा है और भारतीय संस्कृति में ही वो ताकत है, वो शक्ति है जो विश्व में मनुष्यता की संस्कृति को बचा कर रखता है। आज पूरे विश्व में जो हिंसा का हाहाकार मचा हुआ है, वो हिंसा का हाहाकार घर से लेके बाहर तक है, सरहदों के पार तक फैलता चला जा रहा है। ये हिंसा का हाहाकार भारतीय संस्कृति की जो अहिंसा की संस्कृति है उसके अभाव के कारण है। उस अभाव का परिणाम, दुष्परिणाम आप देखते जा रहे हैं। अभी जो आज पुतिन का जो वर्षन था कि अगले वर्ष तक भी ये युद्ध चलेगा उक्रेन के साथ, कितनी भीषण है ये बात। जबकि बहुत आसान है, अगर यूरोपियन यूनियन उसे अपने में शामिल, यूक्रेन को शामिल कर लेता है, ना तो शामिल कर लेता है और शामिल करने के बाद यूरोपियन यूनियन कहे कि पुतिन को अपने देश युद्ध बंद करना है और अपनी सीमाओं में, अपने देश की सीमाओं में रहना है। बहुत आसान सा रास्ता है, लेकिन आप देखिए कि सारे राजनीतिक, सारे उच्च पदस्थ लोग अपनी अपनी राजनीति करने में लगे हुए हैं। उधर हिंद महासागर में और चाइना के बॉर्डर पर अलग एक समुद्र में एक ऐसी बेल्ट बना रहे हैं जिससे कि वो युद्ध कर सकें। ताइवान और इन लोगों के, चाइना के साथ जो स्थितियां हैं, कोरिया के साथ, उसको समझ सकें। इधर पाकिस्तान के साथ मिलकर, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के साथ मिलकर वो अलग से, माने पूरे पृथ्वी पर आप देखिए कि युद्ध की नाकेबंदी होने लगी है। समुद्र के और धरती की जो सरहदें हैं उसमें युद्ध की नाकेबंदी हो रही है। कोई भी व्यक्ति जो है, भारत अहिंसा का देश रहा है, उसने अहिंसा का नेतृत्व किया है। चाहे राम की कथा आप देखें, चाहे कृष्ण की कथा आप सुने, चाहे गीता के उपदेश आप देखें, चाहे बौद्ध धर्म को देखें, चाहे जैन धर्म को देखें, चाहे किसी भी धर्म को हम ले लें, लेकिन सभी धर्मों में मनुष्यता को बचाने की और हिंसा के विरोध की बातें कही गई हैं। भारत के लिए बहुत ही ये अचूक अवसर है कि वो भारतीय संस्कृति का नेतृत्व करते हुए विश्व में मानवीय संस्कृति को बनाने के लिए और युद्ध विरोधी संस्कृति बनाने के लिए वो नेतृत्व कर सकता है और उसे करना चाहिए। और इसके लिए मैं चाहती हूँ कि हिंदी भाषी बेल्ट के जो लोग हैं, जो हिंदी भाषी बौद्धिक लोग हैं, जो हिंदी भाषा के साहित्यकार हैं विश्व में, वो हिंदी भाषा के साहित्यकार एकजुट होकर के वैश्विक स्तर पर एक ऐसा नेतृत्व बनाएं जिससे कि साहित्य को भी दिशा मिल सके। और इस समय की परिस्थितियां ऐसी हैं और ये स्पष्ट करती हैं कि हम सभी लोगों को अब साहित्य की पारी जिस रूप में खेली गई है उससे अलग होनी चाहिए। अब साहित्य मनोरंजन की वस्तु नहीं रह गया है।
अब साहित्य को जीवन बचाने की दृष्टि से लिखा जाना चाहिए। अब साहित्य को देश की संस्कृति बचाने की दृष्टि से लिखा जाना चाहिए। और साहित्य को किस तरह से नई पीढ़ी को हम मानवता की विरासत के रूप में सौंप सकें, इस रूप में हमें साहित्य को निर्मित करना चाहिए। और भारत से बाहर जो साहित्य लिखा जा रहा है भारतवंशियों के द्वारा, प्रवासी भारतीयों के द्वारा, वो इसी लोक संवेदना से लेकर लिखा जा रहा है कि किस तरह से एक भारतीय और भारतवंशी विदेश में अपने जीवन का संघर्ष भी करता है और अपनी संस्कृति को बचाए रखने का भी संघर्ष करता है। जो लोग भारतवर्ष में रह रहे हैं वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। उन्हें दूसरे देश का संघर्ष नहीं जीना पड़ रहा है। उनके पास तो अपनी भारतीय संस्कृति है, वो अपने भारत देश में हैं, वो अपने स्वजनों के बीच में हैं। वहां कैसा विरोध, वहां तो भारतीय संस्कृति और मानवीय संस्कृति के पालने में जीवन बीत रहा है आप सभी लोगों का। और वो जो पालने में जीवन बीत रहा है भारतीय संस्कृति के, वहां हिंदी भाषा को और साहित्य को बचाने का जो अभियान है वो बहुत तेजी से चलना चाहिए और होना चाहिए, क्योंकि वहां शोषण और संघर्ष की पीड़ा नहीं है जो कि हम लोगों को दूसरे देश की, दूसरी संस्कृति में, दूसरी जमीन में, दूसरे लोगों के बीच जीना और झेलना पड़ता है। उसके बीच में वो साहित्य मिलता है। मुझे लगता है कि विदेश में जो साहित्य लिखा जा रहा है प्रवासी भारतीयों के द्वारा, जो साहित्य लिखा जा रहा है, और भारतवंशियों के द्वारा जो साहित्य लिखा जा रहा है, और इतना ही नहीं, बहुत से ऐसे विदेशी विद्वान हैं, जैसे नीदरलैंड में डिक प्लुकर हैं और अनेट van der Hoek हैं। ये डच लोग हैं जिन्होंने की जेएनयू से, दिल्ली में जेएनयू से हिंदी की पढ़ाई की, हिंदी की डॉक्टरेट की डिग्री ली। और ऐसे ही हर देश में कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने की भारतवर्ष में हिंदी की पढ़ाई की, और वो हिंदी की सेवा विदेश में रहकर वो हिंदी की सेवा कर रहे हैं। और विदेश में हिंदी भाषा के किसी डॉक्यूमेंट की का जब अनुवाद करवाना होता है तो उस देश के लोग प्रवासी भारतीयों को नहीं चुनेंगे, वो अपने देश के हिंदी सीखने वाले लोगों से उस डॉक्यूमेंट के अनुवाद की प्रामाणिकता को जानना चाहते हैं और जानते हैं, उसी के आधार पर निर्णय लेते हैं। अब आप देखिए, ये अविश्वास, एक प्रवासी भारतीय और भारतवंशी भी उसी देश में जन्म लिया है और उसी विदेश की सेवा कर रहा है। उस विदेश की सेवा करने के बावजूद उसको वो अधिकार नहीं है, उस पर वो विश्वास नहीं है जो उनको अपने देश के नागरिक पर है, जो हिंदी सीख कर आता है और उससे वो उस इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण दस्तावेज का अनुवाद करते हैं और उस अनुवाद पर वो विश्वास करते हैं। ये सब कुछ चिंतनीय प्रश्न है जिनको लेकर साहित्य लिखा जाना चाहिए। और किन्हीं किन्हीं लोगों के द्वारा, प्रवासी भारतीयों के द्वारा ये साहित्य लिखा जा रहा है, क्योंकि उनके पास एक अपनी तरह की सजगता है और अपनी तरह के अधिकारों के लिए और दायित्व बोध के लिए जिस तरह का संघर्ष उन्हें करना पड़ता है, उनके द्वारा ये लिखा जाता है। अभी आप देखिए कि भारत से बाहर जो हिंदी भाषा के विद्वान हैं और हिंदी भाषा का साहित्य लिखने में लगे हुए हैं, उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है जिसकी की प्रायः उपेक्षा होती है और संभवतः आप लोगों ने भी ना सुना हो। वो मॉरिशस के विद्वान हैं इंद्रदेव भोला इंद्रनाथ, और ये उनकी पुस्तक है। उन्होंने इस पुस्तक में हिंदी विश्व भर में, ये ऐतिहासिक दस्तावेज है, विश्व में हिंदी की स्थिति किस रूप में है, कौन लोग हैं जो सक्रिय हैं, जो विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, दस्तावेजी ढंग से उन्होंने ये पुस्तक तैयार की है। और इस पुस्तक को आप लोगों को सबको देखना और पढ़ना चाहिए, और विश्व हिंदी सचिवालय से भी इसकी अनुशंसा प्राप्त है। इसी के साथ साथ उन्होंने विदेशों में हिंदी करके भी एक किताब लिखी। पहले इस पुस्तक को लिखा और उसके बाद में इस पुस्तक को लिखा, और एक तीसरी पुस्तक भी है कि विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार में आर्य समाज की भूमिका, आर्य समाजियों का
भारत से बाहर जो हिंदुत्व है वो आर्य समाज और सनातनी के रूप में विकसित है। मैं तो कोई मेरी एक ही जाति है, एक ही धर्म है, वो है मनुष्यता। मैं स्त्री भी स्वयं को नहीं कहती, मैं कहती मैं मनुष्य हूं और मैं भारतीय मनुष्य हूं, बस। क्योंकि भारत भूमि का ये पौधा है, ये तुलसी का बिरवा भारत भूमि का है, जहां से हम उद्भूत हुए। और वही सारे भारत भूमि के जो बीज हैं वही मेरी चित्त और चेतना में हैं। वो बीज शब्दों के द्वारा विश्व में बिखेरे जा रहे हैं और वही शब्दों के द्वारा आज आप लोगों के साथ और आप लोगों के बीच हम हैं। इन्हीं सारे अध्ययन के क्रम में हमने बहुत विस्तार से भारतवंशी भाषा एवं संस्कृति पुस्तक लिखी, जिसका कि उल्लेख जयशंकर तिवारी जी ने अपने मेरे परिचय देने के क्रम में किया। और ये पुस्तक इस तरह के अध्ययन की अकेली और पहली पुस्तक है। दूसरे ये कि जब मैं विदेशों में कई वर्ष कई देश में रही और रहते हुए मैंने जब काम किया, तो उस काम करने के क्रम में हमें अनुभव हुआ कि किस तरह से भारतीय संस्कृति की वो ताकत है कि विदेश के संघर्ष और शोषण को भी भारतीय व्यक्ति बर्दाश्त कर लेता है और बर्दाश्त करते हुए भी वो भारतीय संस्कृति के ही पखने जो वो बढ़ाता है और भारतीय संस्कृति की ऊंचाइयां छूता है। और ये भी मैं बता देना आवश्यक समझती हूँ कि इस हिंदी भाषा के विकास में भारत से बाहर जो भारतवंशी हैं, अप्रवासी भारतीय हैं, उनमें किसी जाति और धर्म का विभाजन नहीं है। वो हिंदू और मुस्लिम के रूप में नहीं है, वो हिंदुस्तानी के रूप में है। और उस हिंदुस्तानी के रूप में वो हिंदुस्तानियत का विकास कर रहे हैं, वो भारतीयता का विकास कर रहे हैं। जब किसान मजदूर 1834 से 1916 के बीच में गए, तो जिन जहाजों में बैठ के गए वो आपस में जहाजी भाई का और जहाजी रिश्ते के साथ वो आज भी जुड़े हुए हैं। और परिचय करवाते समय कहते हैं कि हमारी जहाजी भाई के रिश्ते से ये हमारा ये रिश्ता है। तो अब आप देखिए कि उस 4 महीने 5 महीने की उस समुद्री यात्रा ने उनके भीतर, उन समुद्री हवाओं ने पाल वाले जहाजों में बैठे हुए किसान और मजदूरों के भीतर जाति और धर्म के भेद को उन समुद्री हवाओं ने मिटा दिया। समुद्र ने उसे सोख लिया, उनका हृदय पवित्र हो गया, उनका मानस पवित्र हो गया और वो हिंदुस्तानी के रूप में दूसरे देश की धरती में पहुंचे और हिंदुस्तानी के रूप में संगठित हुए। और डच, फ्रेंच और ब्रिटिश कॉलोनाइजर की जो कहा जाए व्यवस्था थी, उस व्यवस्था का उन्होंने विभाजित होकर सामना नहीं किया, बल्कि संगठित होकर सामना किया। और यही कारण है कि आज भारत से बाहर जो हिंदुस्तान है वो अभी भी जीवित है, हिंदुस्तानी जबान अभी भी जीवित है और हिंदुस्तानियत की जो संस्कृति है वो अभी भी बनी हुई है और उसी संस्कृति में साहित्य लिखा जा रहा है। छिन्नमूल उपन्यास अगर पढ़ेंगे तो जिन बातों को, जिन गुत्थियों को हमने बहुत संकेत में बताया है, उन गुत्थियों के को आप खुला हुआ एकदम महसूस करेंगे और ये जान सकेंगे कि किस तरह से भारत से बाहर भारतवंशियों का, अप्रवासी भारतीयों का संघर्ष है, जिसके भीतर से उन्होंने भारतीय संस्कृति बचाई और साहित्य लिखा। उसी साहित्य के क्रम में हमने छिन्नमूल उपन्यास लिखा और जो छिन्नमूल उपन्यास है उस तरह की भावभूमि पर अभी हिंदी भाषा में और किसी भी भाषा में उपन्यास नहीं लिखा गया है। उसका उर्दू अनुवाद प्रकाशित हो चुका है और बाकी तो आप देखिए कि किस तरह से साहित्य जो है हमारे इस कार्यक्रम में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अलीम साहब भी उपस्थित हैं, सुन रहे हैं। उनका हिंदी के प्रति जो योगदान है और हिंदी भाषियों, साहित्यकारों और प्रोफेसर्स और शोधार्थियों के वो जितने कहा जाए चहेते हैं, वो सभी लोग, हिंदी भाषा की दुनिया इसे अच्छी तरह से जानती है। और तो ये जो भावबोध है
ये बाहर भी महसूस किया गया। तो जो साहित्य का स्वरूप है, क्योंकि साहित्य की अब इस समय, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि साहित्य को अब संस्कृति का कार्यकर्ता मुखर रूप से बनना होगा। अब साहित्य न तो मनोरंजन के लिए लिखा जाना चाहिए, न अपनी पीड़ा और शोषण को बताने के लिए लिखा जाना चाहिए, क्योंकि विश्व में इसकी चर्चा, भारतवर्ष में हिंदी साहित्य को बहुत महत्व सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाता कि स्त्रियों के दमन का साहित्य है, स्त्रियों के शोषण का साहित्य है, दलितों के शोषण का साहित्य, क्योंकि स्त्रियों के और दलितों की समस्याएं तो विदेश में है नहीं। जब वो समस्याएं ही विदेश में नहीं है, तो उसमें जो संघर्ष है, जो शोषण है, जो पीड़ा है, जो यातना है, उसको शब्दों से गीला करके, शब्दों को आंसुओं में बदलने की अब जरूरत मुझे लगता है नहीं है। सारी दुनिया जान चुकी है, भारतवर्ष अच्छी तरह से जानता है, सरकारी तंत्र भी उसे जान चुका है, अनेक तरह के आरक्षण की सुविधाएं मिल चुकी हैं। अब संगठित होकर जिस तरह से भारत के बाहर प्रवासी भारतीय और भारतवंशी मूल के लोग संगठित हैं, और इस तरह से संगठित हैं कि इसका अंदाजा आप दूतावासों के सर्वे से पता कर सकते हैं। और दूतावास इन प्रवासी भारतीयों और भारतवंशियों के लिए बहुत ही ऐसी शरण स्थली है, जैसे कि मुसीबत में हम होते हैं तो मंदिर और मस्जिद जाते हैं, वैसे ही जब मुसीबतों में होते हैं तो दूतावासों की ओर लोग जाते हैं। और दूतावास में जाकर उस आनंद की अनुभूति या सहयोग होती है कि जैसे लगता है कि हम किसी आत्मीय घर में आ गए, हम भारत भूमि में आ गए। तो ये जो भावनाएं हमने बताई, इन भावनाओं को लेकर अब साहित्य लिखा जाना चाहिए। अब जो हिंदी साहित्य लिखा जा रहा है, जिस तरह से विदेशों में अपनी संस्कृति के पुनरुत्थान को और संस्कृति के प्रति एक ऐसा आकर्षण पैदा करने का प्रयत्न किया जा रहा है, और किया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति में ही वो ताकत है, वो भारतीयता की ताकत है, जिसमें सारे धर्म समाहित हैं, सारे धर्म समाहित। जानकर आश्चर्य होगा कि इस समय की स्थिति ये है कि चर्च बिक रहे हैं, टूट ही नहीं रहे हैं, बिक रहे हैं। इसका मतलब है कि चर्च में लोगों ने जाना छोड़ दिया है। उस पर मस्जिदें बन रही हैं और मंदिर बन रहे हैं विदेशों में। ये जो मंदिर और मस्जिद का बनना है, ये प्रवासी भारतीयों और भारतवंशियों के द्वारा है। जानकर आश्चर्य होगा कि जब भारतवंशी विदेशों में गए थे तो वो जो खेती किसानी का काम करते थे, वो एक वक्त की कम रोटी खाते थे, लेकिन पैसा बचा करके उन्होंने अपने अपने परिक्षेत्र में छोटे छोटे मंदिर बनाए। वही मंदिर उनके लिए उतना ही पुराना है जैसे हमारे लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ। उसी तरह से उस समय जो उन्होंने मस्जिदें बनाई, वो मस्जिदें उनके लिए वैसे ही प्रमाण है जैसे हमारे लिए, हम लोग के लिए भारतवर्ष की मस्जिदें हैं, या कहा जाए कि आज के लिए जो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें मनुष्यता का वैश्वीकरण करने का साहित्य लिखना चाहिए। और अब भारतवर्ष को भी जाति, धर्म, इन सारे मतभेदों से बाहर निकलकर भारतीयता के विकास करने वाली, भारतीयता के शक्ति का संवर्धन करने वाली साहित्य को लिखना चाहिए, जिससे कि विश्व के बाहर जो प्रवासी भारतीय और भारतवंशी हैं, वो भी भारत की ताकत बने और इन लोगों की ताकत भारत बने, और एक पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी में एक भारतीयता का और भारतीय मनुष्यों का एक एका स्थापित हो सके। क्योंकि भारत से बाहर रह रहे प्रवासी भारतीयों और भारतवंशियों को भारत की शक्ति मिलेगी, तो उससे इनकी शक्ति का तो विकास होगा ही, इसके साथ साथ भारत भी भारत से बाहर शक्ति संपन्न होगा, भारत का वर्चस्व भारत के बाहर स्थापित होगा।
और इस वर्चस्व को स्थापित करने के लिए साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। हिंदी भाषा की जो मैंने शुरू में वैश्विकता बताई, ये वैश्विकता इस बात का प्रमाण है, हिंदी भाषा की वैश्विकता इस बात का प्रमाण है कि कितनी तेजी से भारतीयता पूरे विश्व में मनुष्यता की शक्ति के रूप में विकसित हो रही है। वो साहित्य इस बात का सूचक है, साक्षी है कि भारतवर्ष और भारत से बाहर के प्रवासी भारतीय और भारतवंशी किस तरह से एक हैं। इनकी ध्वजा मनुष्यता है, ये मनुष्यता के वाहक हैं और सारे भेदों से परे हैं। भेद के सारे गुंजलक भारत से बाहर निकलते ही खत्म हो जाते हैं, और खत्म हो गए थे जिस तरह से भारतवंशियों के, वैसे ही प्रवासी भारतीयों के, और उसी तरह से ये तो सिर्फ ये सारे भेद अपने घर के भीतर, क्योंकि भारतवर्ष में सारी सुविधाओं और आनंद से कहा जाए, जो परेशानियां हैं वो जीवन की परेशानियां हो सकती, जीवन का संघर्ष हो सकता है, लेकिन सत्ता और शासन के द्वारा जो संघर्ष होता है वो कमतर है। प्रवासी भारतीयों और भारतवंशियों को नागरिकता के बावजूद भी सीधे सीधे झेलना पड़ता है, क्योंकि जो स्थितियां हैं वो इस तरह की हैं। मैंने बहुत ही खुलकर, खोलकर, स्पष्ट रूप से बातें कही, जो कि हमारी नई पीढ़ी शोधार्थी इससे संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं, उन्हें वास्तविकता और असलियत और हिंदी भाषा की ताकत और हिंदी भाषा के साहित्य की अस्मिता और अस्तित्व को वास्तविक अर्थों में समझना चाहिए, जिससे कि वो एक ऊंची छलांग ले सकें और वो भारतीय संस्कृति की और हिंदी भाषा के साहित्य में भारतीय संस्कृति के महत्व को वो समझ सकें, और वो महत्व भारतीय संस्कृति की क्या ताकत है, क्या उसका जेनेटिक कोड है, क्या डीएनए है। इतने सारे प्रदेशों के बावजूद भारत में अपनी तरह का एक एका है, इतने धर्मों के बावजूद एक एका है। ये हम आम जनता की बात कर रहे हैं। सत्ता के द्वारा जो विभाजन होता है उसे मैं विभाजन नहीं मानती, क्योंकि सत्ता का विभाजन वाचिक होता है। जनता, राष्ट्र तो जनता के हृदय से बनता है, और राष्ट्र का जो हृदय है वो जनता से बनता है, और जनता का हृदय आपसी भाईचारे और आपसी मेल मिलाप से निर्मित होता है, और उसी मेल मिलाप के सूत्रों से साहित्य बनता है। मुझे जयशंकर जी, समय का आप इशारा कीजिएगा, नहीं तो ये हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह ये मैं इस विषय पर विस्तार से और भी आगे कर मैं विकसित कर सकती हूँ, जैसा आपका। महोदया, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत रोचक जानकारी आपके द्वारा मिल रही है। आप आगे बढ़ा सकती हैं, कोई है ऐसा वो नहीं है जी। कितना समय है अभी जयशंकर जी? अभी वैसे 1.5 घंटे, 5 बजे तक समय है। 5 बजे तक हमें प्रश्नोत्तर सहित समाप्त करना होता है, मतलब 1.5 घंटे में। तो अभी हमारे पास 35 मिनट है, जिसमें आप 10-15 मिनट बोल करके फिर प्रश्नोत्तर हो जाएगा। जी 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 जी। तो अब मुझे जो जहां तक, क्योंकि मुझे लग रहा था ना कि किस तरह से चीजों को समेट करके, इसलिए लगता है कि अब जो अध्ययन होना चाहिए हिंदी साहित्य के विकास की दिशा में, तो शोध विद्यार्थियों को और शोध कराने वाले शिक्षकों से भी मेरा निवेदन है कि वर्तमान समय में जो साहित्य लिखा जा रहा है, देखिए, साहित्य के एक स्वाधीनता से के पहले साहित्य लिखा गया, स्वाधीनता के दौरान साहित्य लिखा गया, और स्वाधीनता के बाद साहित्य लिखा गया। मुझे लगता है कि 2000 के बाद हम लोगों को एक नई पारी खेलनी चाहिए, और अब सरहदों की दूरी नहीं रही। अब ऐसी स्थितियां नहीं हैं कि हम ये मान के चलें कि भारत से बाहर जो विदेश है वो भारत से बाहर, अब विदेश भी स्वदेश में है और स्वदेश भी विदेश में है। मैं बहुत गहरे अर्थों में ये बात कह रही हूँ, क्योंकि आज ऑनलाइन पे जब मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से, और मैं ये जयशंकर तिवारी जी को और मंजूनाथ जी को देख रही, तो मुझे लगता है कि हमारे स्वजन हमारे घर में हैं और मैं उनके यहाँ हूँ। तो ये जो अपना स्वदेश है वो सर्वत्र है, अपनी स्वदेश की चेतना के साथ, अपनी भारतीय गरिमा के साथ, और उसी तरह से
विदेश की विविधताएं जो हैं वो अपनी विविधताओं के साथ विदेश जो है अपने स्वदेश में भी है। तो ये एक कहा जाए कि संक्रमण की स्थिति भी है। उसमें होता ये कि जो आकर्षण है लोगों का, वो आकर्षण जिस प्रवृत्ति की ओर होता है उसी को ज्यादा साहित्य में उछाल मिलता है। लेकिन प्रवृत्तियों का आकर्षण मनुष्यता के विकास में होना चाहिए। प्रवृत्तियों का आकर्षण जो है मूल और मौलिक तत्वों और सत्य के बीच में होना चाहिए और उनको ही स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, जो नोबेल प्राइज रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था, वो उनकी जिन कविताओं को मिला था वो कविताएं भारतीयता में रची पगी कविताएं थी। और किसी भी देश को जब महत्वपूर्ण रूप से स्वीकृति मिलती है, उसके अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है, तो उसकी अपनी अस्मिता के साथ स्वीकार किया जाता है, उसकी अपनी पहचान के साथ स्वीकार किया जाता है। इस दिशा में देखा जाए तो भारतवर्ष की बहुत सी हस्तकलाएं और लोक कलाएं के साथ जब हम विदेश में अपने को प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे कि निग्रो लोगों की बहुत सी कलाएं, हस्तकलाएं हैं, लोक कलाएं हैं, उनका अपना पहनावा है, हमारे अमर इंडियंस का है, उसी तरह से हमारे भारतवर्ष में आदिवासियों का है। तो जिस तरह से आदिवासियों का और लोक कलाकारों का है, उसी तरह से विदेश में हम अपनी हिंदी भाषा की और हिंदी भाषा की संस्कृति में जब आकर्षण पैदा करना होता है, तो उस आकर्षण के लिए हमें लोक कलाओं का और आदिवासी कलाओं का और भारतीय संस्कृति का और हिंदी भाषा का जो मूल वो साहित्य है जिसमें उसका सांस्कृतिक वैभव है, उसके साथ हमें अपनी बात बतानी होती है। तो इस तरह से, जिस तरह से मैंने शुरू में ही ये बात कही कि हिंदी भाषा परिवार की बोलियों में ही वो सूत्र हैं जो हिंदी भाषा की पहचान और अस्मिता बनाते हैं। उसी तरह से भारतीय संस्कृति की जो अपनी मौलिकता है और जो पहचान है, वो लोक कला, आदिवासी कला, ग्रामीण संस्कृति, इन सबका जो समावेश है, इन्हीं समावेश के द्वारा ही कहा जाए कि साहित्य में विविधता और आकर्षण पैदा हो सकता है। और इसी को ध्यान में रखकर विदेश में हिंदी भाषा के द्वारा साहित्य लिखा जा रहा है कि किस तरह से विदेश में बसे हुए भारतवंशी और प्रवासी भारतीय और विदेशी भी किस तरह से मानवीय मूल्यों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जिस तरह के इस समय वर्तमान समय में विस्थापन की समस्या और निर्वासन की एक बहुत बड़ी समस्या पूरे विश्व में छाई हुई है, वो निर्वासन और विस्थापन नौकरी के कारण है, विवाह के कारण है, युद्ध होते हैं उसमें लोग भागते हैं, दैविक और भौतिक जो आपदाएं हैं, उन आपदाओं के कारण विस्थापन हो रहा है और इस विस्थापन के कारण निर्वासन हो रहा है। और इस निर्वासन का और विस्थापन का साहित्य भी लिखा जा रहा है। और उसी साहित्य को पिछले दिनों विश्व के कई देशों में जो पुरस्कार दिए गए, वो कई भाषाओं में, अन्य दूसरी भाषाओं में जो पुरस्कार दिए गए, वो उन्हीं साहित्य को दिया गया जो विस्थापन और निर्वासन की यातना और उस दर्द को लेकर लिखे गए साहित्य हैं। तो इसको इस रूप में भी देखा और समझा जाना चाहिए कि इस समय मूल समस्याएं, समसामयिक समय की मूल समस्याएं क्या हैं, और एक साहित्यकार चूंकि वो संवेदनशील है, वो विचारक है, वो चिंतक है, तो वो किस रूप में उन सारी समस्याओं का समाधान निकाल पाता है, दे पाता है। जिस तरह से कि प्रेमचंद ने साहित्य लिखा और आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद लिखा, तो मुझे लगता है आज भी उसी आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद की जरूरत है, उस आदर्श की जिसमें हम मनुष्य, क्योंकि देखिए ये जो युद्ध और हिंसा की जो स्थिति हो गई है, लेव तोल्स्टॉय ने लिखा युद्ध और शांति, मुझे लगता है उन्हें युद्ध और अहिंसा लिखना चाहिए। गांधी की संगत मिली उसके बावजूद, लेकिन गांधी जी की जब संगत उन्हें मिली थी, तब गांधी जी के पास भी अहिंसा का उस तरह का बोध और ज्ञान जो गीता में है, वो भी युवा थे और उस रूप में नहीं हुआ था। संभवतः ये कारण रहा हो। और लेकिन अब स्थितियां जिस तरह से बदल गई, क्योंकि अब शब्द भी हिंसा करने लगे हैं।
जो भी आज जो सोशल मीडिया के द्वारा जो उठापटक होने लगती है और जो हिंसा भड़क उठती है, वो शब्द ही तो कारण है। अब ये भी ज़रूरत है कि शब्दों को किस तरह से हम अहिंसा की अभियान की ओर ले जाते हैं। शब्दों को हम किस तरह से साहित्य में प्रयोग करें कि उसको पढ़ने वाला पाठक के चित्त में अहिंसा का वास हो। शब्दों से हिंसा बंद होनी चाहिए। और ये जो युद्ध हो रहे हो रहा है, ये सिर्फ शब्दों के द्वारा ही इस को रोका जा सकता है। और शब्दों से रोकने के लिए, क्योंकि हथियार का जवाब जो है, युद्ध का जवाब सिर्फ अहिंसा के शब्द हो सकते हैं और अंततः वही होगा, आप सब भी देखेंगे। और मेरी बात को साक्षी समझकर इस पर इसको स्वीकार करेंगे और इस रूप में हम लोगों को देखना चाहिए। और विश्व में जो साहित्य लिखा गया है, इस पर बहुत लोगों ने काम किया है। प्रोफेसर कमल किशोर गोयनका जी ने कई पुस्तकें संपादित की और अभी साहित्य अकेडमी के द्वारा जो कविताएं लिखी गई विदेश में, उन कविताओं का एक संकलन आ रहा है। जो विदेश में रहकर कहानियां लिखी गई, उन कहानियों का एक संकलन आ रहा है। और गोयनका जी के संपादन में, तो मुझे लगता है उसको भी देखना चाहिए नई पीढ़ी को और जानना चाहिए कि किस तरह से साहित्य जो है वो भारतीयता और मनुष्यता को के वैश्विक मूल्यों को विश्व में स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है। मैंने बहुत मूल बात और बहुत गहरी बात जो निचोड़ के निकालनी चाहिए अपने अध्ययन और अनुभव के आधार पर, वो निचोड़ कर सार रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है, जिससे आप लोगों को ये लगे कि इन शब्दों के और इन संकेतों के आधार पर आप हिंदी भाषा के वैश्विक व्यक्तित्व को भी समझ सकेंगे और हिंदी भाषा के वैश्विक साहित्य के स्वरूप को, उसके अस्तित्व को भी आप समझ सकेंगे। मुझे लगता है कि जयशंकर जी, हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ें, क्योंकि प्रश्न में भी बहुत से जवाब होंगे मेरे, है ना? जी 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 मैडम, धन्यवाद। जिसकी मैडम ने बहुत ही सारगर्भित, जैसे कि यहाँ पर बैठ करके हम पूरे जो विश्व का भ्रमण करने का अनुभव हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि अलग अलग देशों में हिंदी का जो माहौल या परिदृश्य किस प्रकार का है, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वैश्विक परिदृश्य किस प्रकार का, उस विषय पर आपने बहुत ही जो महत्वपूर्ण जो बातें हमारे सामने कही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका स्वास्थ्य के संबंधित जो अपॉइंटमेंट होने के बावजूद भी आपने जो इस हमारा निमंत्रण आपने स्वीकार किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे बढ़ते हैं। इस विषय से संबंधित किसी जो हमारे इस जो व्याख्यान में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो या कोई अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं, आज के विषय के संबंध में आपका स्वागत है। जी, मैं सबसे पहले अत्यंत आत्मीयतापूर्ण और वैदुष्यपूर्ण उद्बोधन के लिए मैडम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपके वक्तव्य ने एक तरह से पूरी भारतीय मनीषा को लक्षित करते हुए आज का ये संबोधन दिया है। ऐतिहासिक वक्तव्य है आपका। एक एक वाक्य इतना सुचिंतित रहा है आपका, और आपने जिस तरह से कुछ अपने जो अध्ययन है, जो अनुभव है, उससे जो प्राप्त अनुभव है, उसको जिस तरह से व्यक्त किया है, मनुष्यता को की जो वैश्विक स्थिति है उस पर जिस तरह से आपने कहा है, भारतीयता या भारतीय संस्कृति पर आपने जो जोर दिया है कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व इसका जो है और कोई रास्ता अब नहीं बचा है उनके पास, सिवाय बर्बादी के और कुछ है नहीं। तो भारत का जो मूल सांस्कृतिक मूल्य है वो किस तरह से निर्विकल्पक है, कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसको अपनाने के। और हिंदी भाषा और साहित्य के वैश्विक परिदृश्य पर इतने महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए महोदया, मैं आपका बहुत आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने अपना मूल्यवान समय दिया है। और अब मैं जो प्रतिभागी साथी हैं, जैसा कि हमारे मित्र ने उन्हें आहूत किया है कि वो
जो उनकी जिज्ञासाएं हैं, जो सवाल हैं, वो इस पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं अपना माइक ऑन करके। एक जिज्ञासा मेरी थी कि जो आपने डच में, चूंकि आपकी एक अनुवादक के रूप में भी मैं शुरू में मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आपके किए गए कार्यों को बता नहीं पाया हूं। तो आपने जो है डच लेखकों और कवियों की कुछ अनुवाद कार्य भी किए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है वो। तो उनके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहता हूं कि वो जो अनुवाद कार्य आपने किए हैं, तो उसमें और जो भारत में जो साहित्य लिखा जा रहा है जो हिंदी में, उसमें कोई अंतः सूत्र या कोई ऐसी चीज बनती है कि वो कुछ अलग आपको लगता है? कुछ इसके बारे में जानना चाहते थे। हमारे देश में दो महान राष्ट्र कवि हुए, मैथिली गुप्त दद्दा और रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी ने 776 पेज की किताब लिखी, संस्कृति के 4 अध्याय, जिस पर उन्हें साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मिला 1953 में। नीदरलैंड देश में ऐसी कोई किताब नहीं है, नीदरलैंड देश में ऐसा कोई कवि नहीं है। हमने सिर्फ 2 राष्ट्रकवि का उदाहरण दिया, इसके बाद निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद जैसा महान कवि, इतिहास माने एक एक कवि जो है, यहाँ के पूरे डच साहित्य के सारे साहित्यकारों पर एक कवि ही काफी है, भारी है। इस समय एक महत्वपूर्ण कवि हैं, उनका नाम है हेरमन फर्फीन। वो जर्मन में भी लिखते हैं, जर्मन भाषा में भी, और उनसे मेरी मुलाकात है, उन पर हमने कविता, उन्होंने ही मुझे सिर्फ प्रभावित किया उनके पास। और वो जब अपने काव्य पाठ करते हैं तो थिएटर फुल हो जाते हैं, और 6 महीने पहले उसकी टिकट बुकिंग हो जाती है। और एक टिकट जो है वो 65 यूरो से कम दाम से शुरू होता है। तो जब हमने उनका पोस्ट और अखबार में पूरा पोस्टर उनका छपा, तो मैंने देखा जब पहली बार, तो मैंने जब बुकिंग करने चले तो सारी सीट बुक हो चुकी थी, मुझे अंत की एक सीट मिली। मैंने उनकी कविताएं सुनी, वो कविताओं को वाद्ययंत्र के साथ गाते भी हैं और नृत्य भी करते हैं। आप देखिए कि अपनी शब्दों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इतना उपक्रम करते हैं। हमारे भारतीय कवियों के पास भाषा की ताकत इतनी जबरदस्त है, और हमारे भारतवर्ष की जो मनीषा है, जो युवा पीढ़ी है, जो मनुष्य हैं, जो अब स्त्रियां और पुरुष, वो सारे कवि लेखक जो हैं, और इतने कवि सम्मेलन, कवि गोष्ठियां होती हैं, सब कुछ होता है, वो यहाँ पर नहीं है। और आम जनता जिस तरह से भारतवर्ष में उसकी मनीषा युवावस्था में ही जिस तरह से जागृत होती है, उसका बौद्धिकता जिस तरह से जागृत होती है, वो कविता की ओर, फिल्मी गीतों की ओर, फिल्मी गीत जिस तरह से लिखे हुए एक बड़ी परंपरा है प्रेम के गीतों की, जो कि यहाँ लिखते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा कि उन्हें आम जनता तक अपनी कविता पहुंचाने के लिए संगीत और वाद्य यंत्र का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ का कवि अपनी कविता से ही लोगों को उतना ही आकर्षित और मंत्रमुग्ध करता है। तो एक तो कवियों ने ऐसा पाठक वर्ग और श्रोता वर्ग बनाया है हमारे देश में, जो यहाँ के कवि नहीं बना पाए हैं। दूसरी चीज ये कि यहाँ के आम आदमी इतना सेल्फ सेंटर्ड है, उसे संवेदना से कुछ लेना देना नहीं, विचार से कोई लेना देना नहीं। जब चुनाव आता है तो जिसे वोट मन होता जाके दे आता है, लेकिन उस पर कहीं कोई डिस्कशन नहीं। राष्ट्र अपनी तरह से चलता रहता है, कोई जुलूस नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं। आश्चर्य होगा, इस देश में चुनाव हुआ, चुनाव होने के 9 महीने तक सरकार नहीं बनी, कहीं कोई शोर शराबा नहीं था। मैं ही लोगों से कहती थी कि भैया भारत में तो 1 हफ्ते बाद भी इतनी देर से सरकार बनती तो पूरा देश उलट जाता, आम जनता इसको स्वीकार नहीं करती, और यहाँ 9 महीने तक सन्नाटा है। कहते उसको जाने दीजिए, हम लोग को उससे कुछ लेना देना नहीं। एक तो ये कि अनुशासन में बंधा हुआ लोगों का जीवन ऐसा है कि उस अनुशासन को वो तोड़ नहीं पाते। सरकार जैसी चल रही है, वो वोट दे देते हैं। जो भी, मुझे तो मतलब कहना नहीं चाहिए, इट इज प्रोटोकॉल के खिलाफ होगा, लेकिन अदरवाइज मैं बोल सकती हूँ, और मैं मित्रों के बीच कहती भी हूँ। तो साहित्य के प्रति
जो समझ और संवेदना और वैचारिक क्रांति का भाव होना चाहिए, वो संवेदना और वैचारिक क्रांति का भाव भारतवर्ष की आम जनता में, वो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वर्कर हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे अध्यापक, इतनी इतनी जागृत अवस्था में है, जो मैं यहाँ मिस करती हूँ। तो मैं कभी कभी कहती हूँ ठंडे देश के लोग ठंडे ही हैं, चित्त के भी और चेतना के भी। तो ये जो उसके बाद में ये जो हेरमन फर्फीन है, तो मैंने उन पर कविता लिखी। जब दोबारा कार्यक्रम हुआ तो मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनको वो कविता भेंट की। 11 पेज की कविता उन पर लिखी। तो उन्होंने मुझे अब कॉल किया। ये यहाँ पे अजूबा है कि कोई कवि आपको बुलाए। उन्होंने कॉल किया, अपने वहां बुलाया, जो उनका आर्ट ऑफ लिविंग करके बना के रखा है। 1 घंटे का समय सुनिश्चित था, पर उन्होंने मुझसे 4 घंटे बात की। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ क्रिएटिव राइटिंग के आप क्लासेस लेने आइए, लोगों को कविताएं कैसे लिखी जाएं इसको आप बताइए। और उसके बाद वो बहुत ही अधीर हुए और वो फेसबुक में अपनी माँ को चिट्ठी लिखते हैं। उनकी माँ नहीं है, तो अपनी माँ को चिट्ठी लिखते उन्होंने मेरे बारे में बताया। तो अब आप देखिए कि मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ, ये मैं नहीं बता रही हूँ। उनके पास भी इतनी जागृत, कहा जाए, चित्त और चेतना के व्यक्तियों का ऐसा अभाव है कि मेरे मिलने के बाद उन्होंने मुझे इतना महत्व दिया, मैं ये मान के चलती हूँ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा, और जिसका मैं देखिए, मैं बहुत ही पारदर्शी चित्त की हूँ और साफ साफ सही से, क्योंकि अब ये समय नहीं है कि लाग लपेट करके और ढक मूंद के आच्छादित करके बातें की जाए। वो चाहे घर हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे जो भी जगह हो, खुलकर और खोलकर बातें करनी चाहिए, जिससे कि समान विचारों के लोग एक हो सकें और एक नई दिशा की ओर, एक सार्थक दिशा की ओर हम विकास कर सकें। धन्यवाद मैडम, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और कोई मित्र अपना विचार या जिज्ञासा या अपना जो सवाल, जो कुछ भी पूछना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आज का इनका विषय रहा हिंदी भाषा एवं साहित्य का वैश्विक परिदृश्य। एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर आपका एक बहुत ही सारागर्भित जो व्याख्यान, क्योंकि हमारे व्याख्यान में यह नीदरलैंड से यह दूसरा व्याख्यान है। पहले रामात्रिक जी का व्याख्यान हुआ है और उसके बाद नीदरलैंड से आपका दूसरा व्याख्यान है। और जो भी अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं या अपनी जिज्ञासा या प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपका स्वागत है। अगर कोई सवाल नहीं हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नमस्ते मैम। बोलिए बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो नीदरलैंड है, त्रिनिदाद है, फिजी है या सूरीनाम है, तो वहाँ पर जो हिंदी साहित्य लिखा जा रहा है उसकी लिपि कौन सी होती है? देवनागरी होती है या रोमन होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और देखिए, जगहों पर जो हिंदी लिखते हैं, जिसको सूरीनाम में जो सरनामी उसको वो बोलते हैं, और उसे वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं। उसके पीछे का भी कारण, महत्वपूर्ण कारण ये है कि ये जो जब हम किसान मजदूर वो गए तो लिखे पढ़े नहीं थे, तो वो उनको बता नहीं सके कि वो देवनागरी लिपि जो वो बोलते हैं उसकी लिपि देवनागरी है। ये वो नहीं जानते थे और ना बता सके, और ना उनके पास कुछ था। और अगर कोई कागज पत्तर होता भी तो 4 महीने की पाल वाले जहाज की यात्रा में, समुद्री हवाओं के उसमें, वो कागज बचते भी नहीं। तो अब जब वो अपनी बात कहते थे, तो जो डच कॉलोनाइजर थे और जो ब्रिटिश कॉलोनाइजर थे, उनको ये बात समझ में आती नहीं थी। लेकिन तो इनके कहे को वो रोमन में लिखते थे। हमें नीक न लागे है, तो वो नीक न लागे, वो रोमन में लिखते थे। जैसे आजकल लोग हिंदी लिख रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो वो रोमन में लिखते थे। और वो रोमन में लिखे हुए को वो किसी स्पेशलिस्ट से पूछते थे कि भैया इसका डच में क्या मतलब है। इस तरह से हमारे किसान मजदूरों ने अपनी भाषा सरनामी को, हिंदुस्तानी भाषा को उन्हें सिखाया और उसके उन्होंने रोमन लिपि में लिखा। अब जब कुछ समय बीत गया तो रोमन लिपि को ही वो अपनी हिंदुस्तानी भाषा की लिपि समझने लगे, क्योंकि उन्होंने तो देवनागरी लिपि देखी ही नहीं। उन्होंने तो सबसे पहले अपने कहे की लिपि रोमन लिपि में देखी।
जब अपने कहे को वो रोमन लिपि में देखेंगे तो वही उसकी उनकी उनके लिए लिपि होगी, वही भाषा कहने के लिए होगा। तो इस तरह से यहाँ के लोग रोमन लिपि में, इसके लिए मैंने बहुत सूरीनाम में प्रयास किया जब मैं वहां थी कि आप सरनामी को जो है, क्योंकि सरनामी जिसे आप बोलते हैं उसकी सारी शब्द संपदा तो हिंदी भाषा परिवार की है। ठीक है, आपने सरनामी इसलिए नाम रखा कि सूरीनाम देश के लोग इसे बोलते हैं, लेकिन बिना लिपि के, बिना देह के ध्वनि कैसे हो सकती है? जिस तरह से ध्वनि भी देह से आती है, उसी तरह से लिपि से ही ध्वनि बनती है। तो उन लोगों ने फिर ये बताया और इसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसका अब लिपि सीखने के लिए भाषा सीखना कठिन होगा, इसलिए लिपि सीखने के काम में वो नहीं लगे। और आपको आश्चर्य होगा कि नीदरलैंड में डेलफ लाइडेन यूनिवर्सिटी में सरनामी भाषा का विभाग है और वहां रोमन भाषा में ही हिंदी सिखाई जाती है। तो जब मैं सरनामी के लिए वहां लिपि के लिए अभियान चला रही थी, काम कर रही थी, क्योंकि मैं अब खुद को भाषा और साहित्य का कार्यकर्ता मानती हूँ। मैं साहित्यकार से अधिक कार्यकर्ता हूँ साहित्य की, मैं भाषा विद से अधिक मैं भाषा की कार्यकर्ता हूँ। तो फिर यहाँ के लाइडिंग विश्वविद्यालय से 2 महिलाओं को सूरीनाम गई और उन्होंने मेरा विरोध किया। लोगों को इसके सरनामी को रोमन में ही लिखा जाना चाहिए, इसकी ताकत को बताती थी। फिर जब हमारे क्लासेस होते थे तो हम देवनागरी में क्यों हो इसको हम बताते थे। फिर मैं यहाँ आई और मैं लाइडिंग विश्वविद्यालय में टेओ दमस्तेक, जो वहाँ के विभागाध्यक्ष थे उस समय, उनको 1999 में विश्व हिंदी सम्मेलन में सम्मान भी मिला तो हिंदी सेवाओं के लिए। टेओ दमस्तेक ने हिंदी के लिए काम किया और सरनामी के लिए उन्होंने का हाल करके किताब लिखी, जिसमें कि डच लोग कैसे सरनामी सीख सकते हैं। लेकिन ये फन द हुक ने डिक प्लुकर ने जो किताब लिखी कि डच लोग हिंदी भाषा कैसे सीखें, तो टेओ दमस्तेक ने किताब लिखी कि डच वाले सरनामी कैसे सीखें, और डिक प्लुकर ने किताब लिखी कि डच लोग हिंदी भाषा कैसे सीखें, और इसके लिए उन्होंने कैसेट भी, उसके साथ सीडी भी बनाई जिससे सीख सकें। तो इन 2 महत्वपूर्ण विद्वानों की भूमिका है जिन्होंने विश्व में, नीदरलैंड में हिंदी के विकास, हिंदी भाषा के विकास में, हिंदी भाषा के व्याकरणिक विकास में, क्योंकि यहाँ के लोगों का यह कहना है कि हिंदी भाषा बोलने वाले लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदी भाषा जो बोल रहे हैं उसका व्याकरणिक आधार क्या है इसे नहीं जानते हैं। तो पर जब कोई भाषा सीखता है तो उसका व्याकरणिक आधार जानता है, उसको व्याकरणिक आधार जाने बगैर भाषा सीखना मुश्किल है। तो ये है जी। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद आपका। और कोई मित्र अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं या कोई अपनी जिज्ञासा या अपना सवाल, जो कुछ भी लगता है, और एक ही अभी हम सवाल ले लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर कोई किसी का सवाल हो तो हम ले सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो लगता है कोई सवाल नहीं है, आगे बढ़ेंगे। अभी मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के वहाँ के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी से अनुरोध करता हूँ कि वे आए और आज के इस कार्यक्रम की जो संपन्नता की ओर ले जाते हुए धन्यवाद समर्पण का उपक्रम करे। डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मंजुनाथ जी। आज के इस ऐतिहासिक व्याख्यान के अवसर पर मैं पहले अपने आज के व्याख्यान देने वाली वक्ता प्रोफेसर पुष्पिता अवस्थी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज उन्होंने जो व्याख्यान दिया है, ये व्याख्यान नहीं है, उनका आत्मिक आख्यान है, जो इतने संघर्षों से उपज करके हम लोगों के पास से आ गया है। बहुत समय सीमित था और जो विषय था वो हिंदी भाषा साहित्य का वैश्विक परिदृश्य, लेकिन जिस आत्मीयता के साथ उन्होंने इस विषय को इतना जो है संवेदनशील और इतना पहुंच वाला बनाया है कि हमारे इस जो है आभासी मन से जुड़े हुए सारे लोगों को एक एक पंक्तियां सोचने में 10-10 दिन, 1-1 महीने लग जाए। तो ऐसे में ये जो विशिष्ट व्याख्यान आज बना, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की भाषा हिंदी कैसे बने, तमाम सारे विमर्शों को दरकिनार करते हुए जो देश दुनिया में चल रहे हैं, मीडिया विमर्श, नारी विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श, ऐसे तमाम सारे विमर्शों का जो गठरी बना हुआ है साहित्य, उन सबसे मुक्त करते हुए साहित्य को, जो उसका मूल है, मनुष्यता से जोड़ने का जो उपक्रम किया है पूरे देश और दुनिया के लिए आज के इस हिंदी भाषा और साहित्य के वैश्विक परिदृश्य के माध्यम से, उसके लिए मैं
बहुत ही कहिए आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि इस मंच पर आकर के उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक और साहित्यकार और साहित्य के पाठकों के लिए मार्गदर्शी व्याख्यान दिया है, जिसमें यूरोप का, जर्मन का, डच का, नीदरलैंड का या जो है भारतवंशियों का जहां जहां पर उनका विकास हुआ है, जैसे कि संघर्ष, संवेदना और विचारों के परिपाक से जो साहित्य आपने बताया है कि रचा जा रहा है भारत के बाहर, उसमें संघर्ष भी है, संवेदना भी है और विचारों का ताकत भी है, उस परिपाक से जो साहित्य निकल कर आ रहा है। तो एक जो विश्व दृष्टि दी है साहित्य को और भाषा को लेकर के, जो चुनौतियां हैं हमारे साहित्य और भाषा के विकास में, चाहे वो अनुवाद की समस्या हो, चाहे वो लिपि की समस्या हो, चाहे वो संवेदना की समस्या हो, चाहे आज समकालीन जिस दुनिया में है, जिस परिस्थिति में है, आज साहित्यकार और साहित्य को जो तय करना चाहिए इस युद्ध की विभीषिका में, तृतीय विश्व युद्ध में फंसा हुआ जो पूरा विश्व है, या अलग अलग देश जो अपने अंदरूनी संघर्षों में नस्लवाद, जातिवाद, भेदभाव जो है, इस तरह के जो तमाम सारे संदर्भ है अलग अलग तरीके के, जिसमें आपने तो पहले ही चरण में एक बहुत बड़ी बात कही है कि मैं अपने को नारी भी नहीं मानती हूँ, मनुष्य मानती हूँ। नारी विमर्श को लेकर के भी सिमोन द बोलियार से लेकर के और भारत में आज जो लिखा जा रहा साहित्य है, वो सब कितना पुरुष और स्त्रियों को बांटने का जो षड्यंत्र है, जो मनुष्यों को जात, धर्म, भाषा, भूगोल, प्रांतवाद के आधार पर बांटने की जो साजिशें रची गई है, उन सबको दरकिनार करते हुए पूरे विश्व को जो तकनीकी स्तर पर कभी जो है जो ग्लोबल विलेज की अवधारणा देने वाले जो है हमारे जो है चिंतक और विचारक रहे हैं, उन सब की भावनाओं को समेटते हुए तकनीकी दृष्टि से जरूर ग्लोबल विलेज हो गया है, लेकिन संवेदनात्मक दृष्टि से अभी नहीं हो पाया है। वो कैसे संभव हो पाएगा? भाषा, लिपि, संवेदनाओं, जात, धर्म, भाषा, भूगोल का बंधन तोड़ करके और एक ऐसे जो है साहित्य संसार की रचना जो मनुष्यता को बचाने का उपक्रम कर सके। बहुत बहुत अद्भुत व्याख्यान इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला का एक माइलस्टोन, जो मील का पत्थर कहा जाए, एक मार्गदर्शी और प्रकाश स्तंभ कहा जाए तो बुरा नहीं होगा। अहिंसा की जिस संस्कृति की बात आपने की है, जो भारत की अपनी बुनियादी चीज है, मूल चीज है, उसको आज विश्व को कैसे दिया जाए साहित्य के माध्यम से, इन सब चीजों को विश्व की मानवीय संस्कृति बनाने के लिए जो साहित्य लिखा जाना चाहिए, अहिंसा की संस्कृति को बचाने के लिए जो लिखा जाना चाहिए, साहित्य की दिशा को देने के लिए जो लिखा जाना चाहिए, साहित्य को जो जीवन बचाने के लिए करना है, ये सारे उपक्रम अब साहित्य के सामने है, भाषा के सामने है। और इसको आज बड़े ही आत्मीयता से, जैसे आपने अपनी आत्मा खोल दिया हो मैडम, बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही सुंदर वक्तव्य। और जो आपका उपन्यास है छिन्नमूल, वो भी बस्ता वो जो मूल से विच्छिन्न हुए हैं उनके लिए जो आपने जो है वहां पर जिस तरीके से चित्रण किया है वो भी बड़ा अद्भुत है। तो विश्व में मनुष्यता की संस्कृति को बचाने के लिए आपने जो एक वैश्विक दृष्टि दी है हिंदी भाषा और साहित्य के वैश्विक परिदृश्य के इस व्याख्यान में, वो बड़ा अद्भुत है। मैं बारंबार अपने गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आयोजकों की ओर से और दोनों महाविद्यालयों की ओर से, जो कोम्पे कॉलेज कर्नाटक और लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज उत्तर प्रदेश, इन दोनों के मध्य, और ये हमारे जो दोनों प्रोफेसर साथी हैं जो इसको बड़े जो है अगर जो उसमें तीव्र गति से बढ़ाने में जो है लगे हुए हैं, प्रोफेसर जयशंकर तिवारी जी और प्रोफेसर डॉक्टर मंजुनाथ जी, इन दोनों लोगों के प्रति मैं बहुत ही कृतज्ञता और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आपसे संपर्क करके बड़ा अद्भुत बना दिया इस व्याख्यान को। मैं क्या कहूँ कि इसको जो है प्रकाशित करके इसी व्याख्यान को समस्त साहित्यकारों को दे देना चाहिए। ये जो है गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आयोजकों का बहुत बड़ा उपक्रम होगा कि जो है आज के इस व्याख्यान के एक एक वाक्य को हमारे साहित्यकारों के पास पहुंचना चाहिए। जो अपने जीवन संघर्षों की बात कहें कोई बुरी बात नहीं है, उनको अपना अधिकार है अपना साहित्य रचने का, अपनी अपनी आत्मिक बात को रखने का, वो सब ठीक है, लेकिन साहित्य का जो लक्ष्य होना चाहिए वो आज समकालीन संदर्भों में जहां पर हम खड़े हुए हैं वहां क्या होना चाहिए, एक मार्गदर्शी व्याख्यान देने के लिए मैं बारंबार और आज के आभासी मंच पर उपस्थित उन सभी जो है सौभाग्यशालियों के प्रति जो आज इस अद्भुत व्याख्यान को सुनने का अवसर पाए, यद्यपि रिकॉर्डेड है और इसको बाद में प्रकाशित भी किया जाएगा, वो एक अलग उपक्रम है, लेकिन आज के इस व्याख्यान के लिए आभासी मंच पर उपस्थित तमाम सारे विद्वानों को, शोधार्थियों को, अपने प्राध्यापक साथियों को, मंच के इस आयोजकों को, इनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैडम आपको बारंबार प्रणाम करते हुए मैं फिर चाहूंगा कि गंगा कावेरी व्याख्यान माला में एक बार पुनः आपकी उपस्थिति आयोजकों द्वारा कराई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके धन्यवाद के लिए। जी मैडम, एक बात और कहना चाह रहा हूँ, आपने एक बात कही थी, संकेत किया था कि जो है इस पर व्याख्यान को गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आयोजकों के द्वारा कराया गया है,
लेकिन आपने एक संकेत किया था कि यदि हिंदी भाषण साहित्य वैश्विक परिदृश्य पर कोई पुस्तक एडिट की जाए जिसमें इन सारे चीजों को अलग अलग देशों के लोगों को और इस तरह की भावनाओं को समेट लिया जाए, उसके लिए मेरा जो शोध केंद्र है मैं उसके द्वारा उसके प्रकाशन के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ। आपका आशीर्वाद और उसका निर्देशन और सहयोग मिल जाएगा तो गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आयोजक मंडल द्वारा ये काम भी आपके जो आपने दिया है उसको पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत शैलेंद्र जी, बहुत बहुत आभार और आपके प्रोफेसर होने की बहुत बधाई। और मैं और आप इस माने कि कहा जाए कि भारतवर्ष की व्यवस्था योग्य लोगों को थोड़ा देर से देखती है और ये दुर्भाग्य है, क्योंकि जो योग्य नहीं होते हैं वो सबसे आगे रहते हैं, उनको पता है कि उनको नहीं पूछा जाएगा, इसलिए वो उस क्रम में आगे लगे रहते हैं। जो योग्य होते हैं उनको अपने परिश्रम पर, अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है और ईश्वर भी उनकी आत्मा को इतनी शक्ति देता है, आत्मबल देता है कि वो धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। तो शरण जी मैं बहुत आभारी हूँ और इस पुस्तक के लिए जो भी मेरा सहयोग आपको चाहिए होगा वो सहयोग प्राप्त हम प्रदान करेंगे आपको। और इसको माने यूजीसी के उसमें अगर वो आ जाता है तो ये सभी विश्वविद्यालयों में ये किताब पहुंच जाएगी और इस पर अध्ययन होगा। जितने भी प्रवासी साहित्य पर काम कर रहे हैं और इस पर देखिए मैं एक व्याख्यान कभी और भी हो, क्योंकि एक बहुत गलत चीज का विकास तीन दशकों से हो रहा है और आप शैलेंद्र जी और मंजूनाथ जी और जयशंकर जी आप लोग सहमत होंगे इस मेरे कहे पर। साहित्य प्रवासी नहीं होता, प्रवासी साहित्यकार होता है, प्रवासी व्यक्ति होता है। अगर प्रवासी साहित्य होता तो राहुल संकृत्यायन जी का संपूर्ण साहित्य को तो कभी प्रवासी नहीं कहा गया। अज्ञेय का संपूर्ण साहित्य प्रवास में ही लिखा गया। हमारे भक्ति काल के सारे संतों का साहित्य तो प्रवास में ही लिखा गया, क्योंकि संत तो एक जगह रहते ही नहीं थे। तो ये जो एक गलत चलन, प्रवासी साहित्य विभाग हो गए हैं, प्रवासी साहित्य पर शोध हो रहा है। और आप देखिए कि जितने भी बड़े पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जब दिया जाता है तो विदेशों में तो लोग का जन्म कहीं होता है, नौकरी कहीं करते हैं, किताब कहीं लिखते हैं। तो भारत में जैसे एक ठिया पे रहने की आदत होती है, गांव नहीं छूटता है, माँ पिताजी का घर नहीं छूटता है। विदेशों में तो ऐसा है ही नहीं, या तो माँ पिताजी को छोड़ देंगे या तो घर छोड़ देंगे। तो ये जो है, तो मुझे लगता है ना कि हम लोगों को इस पर भी बातचीत करनी चाहिए और ये गंगा कावेरी से इसकी शुरुआत हो कि साहित्यकार प्रवासी होता है और जो साहित्य है वो उस भाषा का साहित्य होता है। जिन्हें भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उन्हें उस भाषा का पुरस्कार मिलता है। वो जर्मन भाषा के पुरस्कार व्यक्ति को पुरस्कार मिला है, जो आरन पार्मन को मिला तो उनको उनकी भाषा में पुरस्कार दिया गया है। तो इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। और ये जो प्रवासी साहित्य का चल रहा है, ये गलत शब्द का, अब देखिए प्रोफेसर्स के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, क्योंकि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इस पर विचार नहीं किया गया, इसलिए गलत चलन चला। तो मुझे लगता है कि इसके सुधार का अभियान और इसका जिम्मा भी आप लोग संभालें। इसमें भी मैं आप लोगों के साथ हूँ जी। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ जो गंगा कावेरी व्याख्यान माला, जो आज का जो व्याख्यान है वह संपन्नता की ओर बढ़ रही है। और मैं इस व्याख्यान में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं इनका फिर से मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, सभी को धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ मैडम को भी डॉक्टर के पास जाना है और इसके साथ जो सोमवार को मैडम भारत आ रही है, बहुत खुशी महसूस कर रही है, आपका स्वागत है। तो इसके साथ मैं आज की इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला की समाप्ति की घोषणा करता हूं।